तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोग ग्रीन हाउस गैस के जो कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें खास तौर से क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीजों पे अध्ययन किया था, देखा था उस पर क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के, उसके अवधारणा को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, पृष्ठभूमि को समझा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था क्योटो प्रोटोकॉल में? क्योटो प्रोटोकॉल के साथ हम लोगों ने जो एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स जो कंट्री है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल पे जो है कि देशों का विभाजन किया जाता है। अलग अलग विभाजन करने का मुख्य रीजन क्या था? यहाँ पे विभिन्न देशों के मध्य जो डिवीजन किया गया, डिवीजन इस पर्पज से किया गया कि जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को कैसे बांट दिया जाए। उसमें ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी गई, जो बाध्यता दी गई, वो बाध्यता दी गई किसको? औद्योगिक देशों को, विकसित देशों को। ऐसे देश जो औद्योगिक हो चुके हैं, जहां पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, और ऐसे देश जो विकसित देश है उनके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई, बाध्यता दी गई। अभी ऐसे देश जो विकासशील प्रक्रिया में है, जो अभी विकास कर रहे हैं, उनके ऊपर बाध्यता नहीं दी गई जाती। क्यों नहीं दी गई? इस वजह से नहीं दी गई कि यदि इन्हें हम बाउंड करेंगे कार्बन उत्सर्जन को लेकर के तो इनके विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। लेकिन इनसे यह उम्मीद किया गया कि आप संपोषणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप योगदान देंगे, आप ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर विकासशील देशों के ऊपर बाध्यता नहीं दी गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विकासशील देश अंधाधुंध अब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले संयंत्र लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपके ऊपर बाध्यता नहीं है, लेकिन आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंटल जो डिग्रेशन हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, आप उन गैसों को कम निकालने का प्रयास करेंगे या ऐसे फैक्ट्री, ऐसे कारखाने डालेंगे उनके जहां से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम हो। यानी कि एक जिम्मेदारी तो दी गई इनडायरेक्ट वे में, दूसरी तरफ एक बाध्यता दिया गया किसको? विकासशील विकसित देशों को या औद्योगिक देशों को। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इसी के आगे देखेंगे कि जो जिम्मेदारियां था, हमने बताया था कार्बन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हमने बात किया था, है ना। ये सब चीजों को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल में विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिया गया है किसे? विकसित देशों को। अभी हम बताएंगे क्या रीजन था कि अमेरिका बाहर हटा। अभी पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट से ट्रंप ने भी अपने आप को बाहर कर लिया। उसके बाद 2011 में कनाडा, वो भी विकसित औद्योगिक देश है, कनाडा ने भी अपने आप को क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर कर लिया। क्या रीजन है कि आखिर ऐसे देश बाहर होते जा रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों की निकासी की है? अब उनके ऊपर अगर जिम्मेदारी दी जा रही है कि अब ग्रीन हाउस गैसों को कम करिए, तो अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो ज्यादातर ब्लेम किसे दे रहे हैं? विकासशील देशों को दे रहे हैं कि ये भी कम करें, जो कि ये प्रक्रिया अभी पता है अभी ये देश विकासशील प्रक्रिया में है। इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा बाध्यता की बातें नहीं की जा सकती। लेकिन वो विकसित देश, औद्योगिक देश जो अब विकास कर चुके हैं, विकसित कंडीशन में पहुंच गए हैं, वो यही चाहते हैं कि विकासशील देशों को भी बाध्यता के श्रेणी में लाया जाए, ये भी कार्बन उत्सर्जन को कम करे। यही मुख्य विवाद है। आगे और भी हम लोग चर्चा करेंगे उन विवादों को लेकर के। अक्सर जब बैठक होती है, आप लोग देखिएगा कॉप की जो बैठक होगी, तो इस सब बातों पे लेकर के पूरा दुनिया दो भागों में बढ़ जाता है, विकासशील और विकसित देशों में, खासतौर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर के। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जुड़ेगा हम लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन से भी। जब हम लोग पढ़ेंगे विकसित और विकासशील देशों का जो द्वंद्व आता है, उत्तर दक्षिण विवाद आता है, तो वहां पे ये इशू भी जुड़ता है पर्यावरण को लेकर के, किस प्रकार से विकसित देश और विकासशील देशों के मध्य भेदभाव किया जाता है। विकसित देश क्यों जबरदस्ती विकासशील देशों के ऊपर कुछ प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देख रहे थे? हाँ, कंट्रियों का डिवाइड कर दिए थे, एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स, है ना। इनको हमने विभाजित किया था। नॉन एनेक्स कंट्री हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से कंट्री है नॉन एनेक्स में जो विकासशील देश है। एनेक्स 1 में हम लोगों ने दो तरीके की कंट्री देखी थी। एक तो ओईसीडी के जो सदस्य थे। ओईसीडी क्या है? ये औद्योगिक राष्ट्रों का समूह है, 1961 में स्थापित किया गया था। उसके बाद ऐसे कंट्री जो ट्रांजिशन पीरियड से गुजरे हो, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, रूस, है ना, ग्रीस, ये सब सारे देश जो ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हो उनको शामिल किया गया। एनेक्स 2 में ऐसे कंट्रियों को शामिल किया गया जो ट्रांजिशन पीरियड से नहीं गुजरे हो, सीधे सीधे विकसित हो गए हो। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए वगैरह, इन सब देशों को शामिल किया जाता है। तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे। देखिए, अब क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या क्या किया गया है, उन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग मुख्य मुख्य विषयों को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत किए गए मुख्य प्रावधान। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग।
हेडिंग डालिए है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत किए गए मुख्य प्रावधान। इसको कुछ बिंदुओं में लिखेंगे। यहां से प्रश्न बनेगा स्टेट पीसीएस में। जहां पे यूपीएससी से प्रश्न बनने की संभावना है हम आगे चर्चा करेंगे कि यूपीएससी में कहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर लिखिए, इसके तहत जो प्रावधान किए गए लिखिए। नंबर 1, विकसित एवं औद्योगिक देशों को अथवा उनके प्लांटों, फैक्ट्रियों को प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ग्रीन हाउस गैस लिखिए, प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने की सीमा तय कर दी गई। यानी एक काम तो ये किया गया, फर्स्ट काम क्या किया गया, जो विकसित एवं औद्योगिक राष्ट्र है वहां पे, कि उनके यहाँ जो भी प्लांट लग रहे हैं या उस देश के अंदर जो भी कार्बन, जितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है उसकी एक सीमा निश्चित कर दी गई कि आप इससे कम कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित नहीं करेंगे। यानी सपोज दैट इससे ज्यादा, कम नहीं। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका, अब अमेरिका से कह दिया है कि आप हर साल 7% से ज्यादा कार्बन, टन में होता है इनका, कि 500 मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जित नहीं करेंगे। ये बात कर दी गई। हर देशों को डिवाइड कर दिया गया, जो विकसित देश है। कितने देश जो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल है, 38 औद्योगिक और विकसित देश, वहां पे निश्चित कर दिया गया कि अब हर साल कितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे, कई हजार टन कार्बन उत्सर्जन करेंगे। टन के हिसाब से चलता है यहाँ पे, 1 टन 2 टन 3 टन ऐसे करके माना जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। अभी आगे हम बात करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा होती है, यूनिट होती है, वो टन में मापा जाता है। 1 टन बराबर 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे तय कर दिया गया विकसित औद्योगिक देशों को, उनके प्लांटों, फैक्ट्रियों को प्रति वर्ष कितना कार्बन वह उत्सर्जित करेंगे, यह तय कर दिया गया कि हर साल आपको कितना कार्बन उत्सर्जित करने की छूट दी जा रही है, उससे ज्यादा आप कार्बन उत्सर्जित नहीं करेंगे। यदि इससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं तो इनके ऊपर कुछ पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है, तो कुछ दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 क्या हो गया, प्रतिवर्ष औद्योगिक और विकसित राष्ट्र जो उनके यहाँ प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, सबका एक निश्चित मात्रा तय कर दिया जाता है कि आप हर साल कितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे। तो अब आते हैं दूसरे नंबर, नंबर 2। इसमें कहा गया है सामूहिक रूप से विकसित एवं औद्योगिक देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने हेतु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे। यानी यहां बात किया गया है कि जो सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे कौन, विकसित और औद्योगिक देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे। कहां तक कमी लाएंगे तथा 1990 के स्तर को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से 2008 से 2012 के मध्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस में 5.2% की कटौती करेंगे।
5.2% की कटौती करेंगे। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यही प्रश्न पूछता भी है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कितने % की कटौती का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है कितना, 5.2% का। कैसे, सामूहिक रूप से। इस वर्ड को मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कभी कभी इसी शब्द को ही बदल देता है, खासतौर से आईएएस में। वह लिखेगा कि व्यक्तिगत रूप से विकसित औद्योगिक देश 5.2% की कटौती करेंगे 2008 से 2012 के बीच। जैसे विकसित औद्योगिक देशों की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कनाडा ले लेते हैं हम लोग, यूएसए ले लेते हैं और फ्रांस ले लेते हैं, तीनों देश। अब यहाँ पे मतलब ये नहीं हुआ कि तीनों देश 2008 से 2012 के मध्य अपने यहाँ 5.2% की कटौती करेंगे। यहाँ का सीधा सा मतलब हो गया तीनों मिल करके वैश्विक तापमान में, यानी पूरे विश्व में जो ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता है उसमें 5.2% की कटौती का टारगेट रखा गया है। ये टारगेट क्यों रखा गया है, क्योंकि हम धीरे धीरे कम करते हुए हम वहां तक पहुंच जाए जो 1990 का स्तर था। यानी 1990 में जो ग्रीन हाउस गैस पाए जाते थे विश्व में, उस लेवल तक पहुंचना है। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, 2008 से 2012 के मध्य पूरे सामूहिक रूप से जो विकसित औद्योगिक देश है, जो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल है, जिन्होंने साइन किया है। आप लोगों को पता है अमेरिका बाहर हो चुका है, कनाडा बाहर हो चुका है, इनकी जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी है क्योटो प्रोटोकॉल से, उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि ऐसे औद्योगिक देश जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, अब वही शामिल नहीं होंगे तो ये क्योटो प्रोटोकॉल की मान्यता क्या होगी, चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। ऐसे संधि का कोई मतलब निकलेगा नहीं, निकल पाएगा। जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश है, अगर वही बोल दें कि क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब तभी निकल सकता है जब ऐसे देश शामिल हो जो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो। अमेरिका ने अब अपने आप को बाहर कर लिया यहाँ से कि हम शामिल नहीं होते। 2011 में किसने बाहर कर लिया, कनाडा ने अपने आप को बाहर कर लिया। बहुत ही बड़ी पॉइंट था ये, कनाडा और अमेरिका का बाहर जाना। जो पर्यावरण के प्रति उन देशों का जो लगाव है वो समझ में आता है कि उनसे कोई लेना देना नहीं है पर्यावरण को लेकर के। वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, अपना विकास और अपना फायदा। दुनिया के जो अन्य देश है जो अभी विकसित कंडीशन में नहीं है, विकासशील कंडीशन में है, अभी गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होगा पर्यावरण इन्वायरमेंटल से, इन्वायरमेंट के हानि से। और इन्वायरमेंट के हानि का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा भी उन्हीं देशों के ऊपर। तो हानि किसको हो रहा है, विकासशील देशों को हानि हो रहा है, जो पिछड़े हुए देश है उनको हानि हो रहा है। लाभ कौन कमा रहा है, ये अगड़े देश कमा रहे हैं। इन्हीं की वजह से इन्वायरमेंटल चेंजिंग हुआ है पूरा, और यही अपने आप को बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ समझने का प्रयास करिए। यहाँ क्या किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक चीज प्रावधान किया गया कि सामूहिक रूप से ये 2008 से 2012 के मध्य, ये समय भी मत भूलिएगा। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है, 16 फरवरी 2005 को लागू होता है क्योटो प्रोटोकॉल। और उसकी प्रतिबद्धता शुरू होती है कहां से, 2008 से 2012। यानी कि जो लक्ष्य तय किए गए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उसकी शुरुआत होती है 2008 से 2012 के मध्य। क्यों समय लग रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं। आखिर 2005 में बनने के बाद भी क्योटो प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। क्यों, क्योंकि यही सब रीजन थे। दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वो सहमति नहीं दे रहे थे, खासतौर से औद्योगिक देश, विकसित देश, अपने आप को जो अगला देश बोलते हैं आज, उन्होंने सबसे ज्यादा बाधा पहुंचाया है इन्वायरमेंटल चेंजिंग को लेकर के। और वह अपनी तुलना विकासशील देशों से करा देते हैं इस मामले में। वह बोलते हैं कि विकासशील देशों में विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, तो अभी वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन विकासशील देशों से में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से विकासशील देशों के ऊपर भी यह प्रतिबद्धता लगाई जानी चाहिए। यही मुख्य डिस्प्यूटेड विषय था कि विकासशील देशों के ऊपर भी वो चाहते थे बाध्यकारी प्रतिबद्धता हो, जैसे कि हमारे ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मानते हैं कि इस प्रकार भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अपने आप को बाहर कर लेते हैं। ये रीजन था। दूसरा चीज है, इसी के नीचे लिखिएगा, सर्दी हो गया है, इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा कि 2008 से 2012 के अवधि को क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता कहेगी। क्योटो प्रोटोकॉल को प्रथम प्रतिबद्धता कही गई। ठीक, अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता क्या थी, 2008 से 2012 के बाद। यानी जो भी तय किए गए मानक क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो भी बाध्यकारी समझौता किया गया,
उसमें क्या किया गया कि आपको उस समझौतों को लागू करना है 2008 से लेकर के 2012 तक, यानी 2012 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल का अस्तित्व क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, क्योंकि तय ही कर दिया गया था कि 2012 तक हमें करना है। 2012 के बाद क्या होगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था। 2012 जब आता है तो फिर से यह विवाद का विषय बनता है कि आगे हम पर्यावरण को लेकर के क्या करेंगे। तो एक नई संधि बनाने का प्रयास किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल की जगह एक नया एग्रीमेंट बनाया जाए जो 2012 से लागू हो जाए। लेकिन फिर से वही विवाद होता है, जिस प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल लागू होने में समय लगता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का अस्तित्व आ जाता है, 2005 में लागू होता है, लेकिन पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, 2008 में लागू हो पाता है, तो 2012 तक चलता है। तो 2012 तक चलते चलते मतलब हो गया कि 2008 में जो ही यह लागू कर दिया जाता है, इसकी प्रतिबद्धता को प्रथम प्रतिबद्धता शुरुआत होती है, त्यों ही यह चिंता जताई जाने लगी कि 12 के बाद क्या होगा। आखिर 12 के बाद क्या हम क्योटो प्रोटोकॉल को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसके जगह हमें नई संधि या नए प्रोटोकॉल लाना होगा। तो 2012 के बाद का मतलब हो गया 2008 से इस विषय पर चर्चा होने लगा, इस विषय पर मंथन होने लगा, विभिन्न बैठकों में बातें होने लगी कि क्योटो प्रोटोकॉल के 2012 के बाद क्या होगा। इसके बीच कोई भी नया एग्रीमेंट नहीं बन पाया, आपसी विवाद चलते रहे। तो बाद में एक फैसला सिर्फ आया कि इसी प्रतिबद्धता अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे बोला गया द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि। तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 2013 से 2020 तक, जनवरी 2013 से दिसंबर 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता कही गई, द्वितीय प्रतिबद्धता लागू की गई। क्योंकि प्रथम प्रतिबद्धता के बाद जब हम कोई संधि नहीं कर पाए तो उसके बाद इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया गया, लेकिन सेकेंड फेज किया गया। इसे कहा गया कि ये द्वितीय प्रतिबद्धता होगी, जिसकी शुरुआत होगी 2013 से दिसंबर 2020 तक। यानी अभी वर्तमान में जो चल रहा है वह क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता चल रही है और द्वितीय प्रतिबद्धता 2020 में समाप्त हो जाएगी। अब पुनः यह सवाल उठ रहा है कि 2020 के बाद आगे क्या होगा। इस पे भी 2013 से ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसी समय से बातचीत चलते चलते हम एक निर्णय पे पहुंचेंगे। तो 2013 से जब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो आगे चलते चलते आप लोगों को पता होगा पेरिस सम्मेलन हुआ था। पेरिस सम्मेलन में पेरिस एग्रीमेंट तय हो जाता है और यह पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि द्वितीय प्रतिबद्धता समाप्त होने के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की जगह आ जाएगा पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत होगी। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, द्वितीय प्रतिबद्धता के बारे में भी हम बताएंगे। फिर उसके बाद कौन सी एग्रीमेंट आता है पेरिस एग्रीमेंट, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी बस यहाँ इतना ध्यान रखना आप लोगों को कि पहली प्रतिबद्धता 2008 से 12 तक, ये प्रश्न भी पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता कब तक की रही, 2008 से लेकर के 12 तक रहा। द्वितीय प्रतिबद्धता 2013 से लेकर के दिसंबर 2020 तक द्वितीय प्रतिबद्धता क्योटो प्रोटोकॉल का चला, यहां तक राइट। चलिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अच्छा ये चीजें हो गई, मुख्य प्रावधान इसके हो गए। और प्रोटोकॉल हमने बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक बाध्यकारी समझौता है। यानी ये कोई ऐसा समझौता नहीं है कि सहमति हो न हो, इस पे अगर साइन करते हैं तो इसके शर्तों को मानना ही होगा, या तो फिर अपने आप को बाहर कर लीजिए। इसी वजह से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। उसके अलावा आइए, अच्छा ये सारी प्रतिबद्धताएं दी गई, 5.2% कम करने की बात की गई जो विकसित औद्योगिक देश है। अब हम लोग देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 गैसों को मान्यता दिया गया जिन्हें माना गया कि ये ग्रीन हाउस गैस है। 6 गैस लिखिए, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, यही लिखिए, लिख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मान्यता प्राप्त ग्रीन हाउस गैस, यानी यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कितने गैसों को मान्यता दिया गया, तो यहाँ पे 6 गैसों को मान्यता दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कौन कौन से 6 गैस है। नंबर 1 सबसे पहले तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नंबर 2 हो जाएगा मीथेन,
मीथेन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ। ये जो मीथेन होता है ये वास्तव में ग्रीन हाउस गैस में बहुत बड़ा योगदान देता है, लेकिन इसकी संख्या बड़ी कम होती है, यानी मात्रा इसकी बहुत कम होती है। इस वजह से इसको जो है कि सेकेंड नंबर पे माप किया जाता है। हालांकि जो मीथेन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा प्रभावशाली होता है, यानी गैसेस को रोकने में, जो ताप को रोकने में मीथेन जो है कि कई गुना कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा ताप को रोकता है। लेकिन मीथेन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है पर्यावरण में, इस वजह से इसके प्रभाव नजर नहीं आते। इसीलिए सबसे मुख्य गैस माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां हम लोग लिख लेंगे यह सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। यहां लिखेंगे यह कार्बन डाइऑक्साइड से लिख लीजिएगा, यह CO2 से अधिक प्रभावशाली होता है, परंतु मात्रा में कम होने की वजह से इसके प्रभाव पता नहीं चलते। यानी जितना गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड रोकता है, जो ताप रोकने की जो क्षमता है उससे 20 गुना क्षमता होता है मीथेन का, जो ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने, जो है कि वातावरणीय ताप या जो हम लोग बोलते हैं सूर्य के ताप को रोकने की क्षमता होती है। ठीक, राइट, यहां से समझ में आ गया। इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, इस वजह से बता दिए। सबसे प्रमुख अगर पूछेगा सबसे प्रमुख गैस कौन सा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन माना जाता है। मीथेन क्या होता है, कभी कभी देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा प्रभावशाली होता है। मीथेन तो बिल्कुल प्रभावशाली होता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। मात्रा कम होने की वजह से इसकी जो है कि प्रभाव, इसका जो प्रभाव है वो पता नहीं चल पाता है कि कितना प्रभाव है उसका। इसके अलावा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, उसके अलावा फिर नाइट्रस ऑक्साइड है तीसरे नंबर पे। नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान रखिएगा, सब सारे गैसों 6 गैसों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। 6 गैस, उससे पहले हमने जो बताया था ग्रीन हाउस गैस में लेकर के, उनको भी याद रखिएगा और इन्हें भी याद रखिएगा, दोनों को अलग अलग तरीके से याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड चौथे नंबर पे हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 5वें नंबर पे हो जाएगा परफ्लोरोकार्बन, और 6ठे नंबर पे हो जाएगा सल्फर हेक्सा क्लोराइड। सल्फर हेक्सा क्लोराइड, इन 6 गैसेस को आप याद रखिएगा। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा क्लोराइड। ये 6 गैसेज हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जिन्हें ग्रीन हाउस गैस के रूप में मान्यता दिया गया है। राइट, अब हम लोग आते हैं उत्सर्जन के रोकने हेतु क्या तरीके बताए गए क्योटो प्रोटोकॉल में। तो 2 तरीके बताए गए हैं, उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता, इसे बोलते हैं इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, लचीला बाजार तंत्र। यहां तक आप लोगों को समझ में आया चीजें। क्योटो प्रोटोकॉल की जो मुख्य बातें हैं वो भी हमने बता दिया, प्रतिबद्धता के बारे में बता दिया, क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में कि क्या तरीके बताए गए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में कटौती किस प्रकार से किया जाएगा। तो उस कटौती करने के 2 तरीके बताए गए, फिर उन्हीं 2 तरीकों से कई सारी युक्तियां निकल करके सामने आती हैं। जैसे ये सारी चीजें कहाँ बताएगी, क्योटो प्रोटोकॉल में ही बताएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां से शुरू होता है यूपीएससी का खेल। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो स्टेट पीसीएस के लिए पर्याप्त था, स्टेट पीसीएस में उससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन अब यहां से क्या शुरू होगा, अब शुरू होगा यूपीएससी। यूपीएससी के प्रश्न वहां से कम आते हैं, अब जो बताने जा रहे हैं यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो हम लोग अब आते बढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के साथ उत्सर्जन में कटौती करने हेतु 2 तरीके बताए गए, या कौन कौन से तरीके। तो हेडिंग डालेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में कटौती करने, उत्सर्जन में कटौती करने
का तरीका, ठीक, या रणनीति, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। 2 तरीके बताए गए, दोनों तरीकों को खूब अच्छे तरीके से लिख लीजिए और इसे समझिए दोनों तरीकों से किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्या, उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता, बोलते हैं इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट। तो पहला तरीका क्या बताया गया है, हेडिंग आप लोग दोनों पहले खड़े मिल करें, उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता, इसे बोलते हैं इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, ERC बोलते हैं, इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, पूरा लिख देते हैं। इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट, ठीक। दूसरा है लचीला बाजार तंत्र, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, लचीला बाजार तंत्र, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। 2 चीजें हैं, अब दोनों चीजों देखिए। एक तो हो गया प्रतिबद्धता की बात की गई कि आपको कम करना ही करना है, पहला चीज। दूसरा क्या है, दूसरा उदाहरण आता है यहाँ पे बाजार तंत्र के उदाहरण आता है, मार्केट की बात की जाती है कि आप कार्बन को आप मार्केट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों का उद्देश्य क्या होगा, उत्सर्जन में कटौती करना। 2 तरीके बताए गए और दोनों तरीकों का उद्देश्य क्या होगा, कटौती करना। एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे। पहले देखेंगे उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, क्या कमिटमेंट यहाँ पे किया गया है और कमिटमेंट किसके लिए। दूसरा चीज बाजार तंत्र की बात की गई है, मार्केट मैकेनिज्म की बात की गई है। अब यहाँ पे किस बाजार की बात की जा रही है वो भी हम चर्चा करेंगे, आखिर क्यों बाजार की बात किया जा रहा है और इसी बाजार तंत्र से कई सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग अगर देखेंगे तो बाजार तंत्र में 3 चीजें होता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, दूसरा होता है स्वच्छ विकास तंत्र और तीसरा होता है ये क्या नाम है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसको भी यहाँ पे कर लीजिए, तीनों चीज इसी के नीचे बना लीजिए। दिख रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। लचीला बाजार तंत्र में 3 चीजें शामिल है, ये 3 चीज कौन सा है, इस तरीके से बनाइए। तो पहला हो जाएगा इंटरनेशनल जो एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, इंटरनेशनल इमिशन मार्केट ट्रेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार नंबर 1। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग। दूसरे नंबर पर हो जाएगा स्वच्छ विकास तंत्र, CDM की चर्चा हमने किया था, स्वच्छ विकास तंत्र। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM लिखते हैं। और तीसरे नंबर पे है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, संयुक्त क्रियान्वयन, संयुक्त क्रियान्वयन, इसे बोलते हैं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। तीन चीजें। तो लचीला बाजार तंत्र के तहत क्या लाया गया, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त क्रियान्वयन, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, 3 चीजों को लाया गया लचीला व्यापार तंत्र के तहत। यहां तक क्लियर है? इसको हम लोग यहां समझ लेते हैं, फिर यहां से आगे क्योंकि पूरा वीडियो जाएगा, फिर ये तीनों चीजों को समझने में एक ही वीडियो में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को समझ में फिर नहीं आएगा। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि इसको लाते हैं एक वीडियो पे, इसे हम लोग अभी समझ लेते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट। तो हेडिंग डाल लीजिए उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता। तो पहला हेडिंग हम लोगों को होगा उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता।
देखिए यहां पे कमिटमेंट की बात की गई है और यह कमिटमेंट किसके लिए है? एनेक्स 1 के जो देश हैं, जो विकसित औद्योगिक देश हैं, उनके ऊपर प्रतिबद्धता डाली गई है, कमिटमेंट डाला गया है कि आप 1990 के स्तर तक पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से 5.2% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन या निकासी को कम करेंगे। ध्यान रखिए यहां पे क्या लिखेंगे, इसके तहत विकसित एवं औद्योगिक देशों के ऊपर औद्योगिक देशों पर बाध्यकारी प्रतिबद्धता आरोपित की जाती है। बाध्यकारी प्रतिबद्धता आरोपित किया जाता है। इसी प्रावधान के अंतर्गत एनेक्स 1 के देशों के ऊपर, एनेक्स 1 के देशों को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसेस के निकासी को कम करके 1990 के स्तर पर पहुंचने के लिए 2008 से 2012 तक 5.2% की कटौती की प्रतिबद्धता आरोपित किया गया है। राइट। अब इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली चीजें देखेंगे। हमने क्या बताया, 2 तरीके अपनाई गई हैं क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। एक क्या अपनाया गया है, एक किया गया जो है कि उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता है। दूसरा हो जाएगा फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि लचीला बाजार था। तो यहाँ जो प्रतिबद्धता की बात की गई है वो किसके लिए बात की गई है? वो सिर्फ और सिर्फ बात की गई है विकसित एवं औद्योगिक देशों को। ध्यान रखिए, इसको बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो प्रतिबद्धता की बात की गई है, कमिटमेंट की बात की गई है, वो विकसित और औद्योगिक जो देश है उनके लिए कंपलसरी किया गया। जो विकासशील देश है उनके ऊपर प्रतिबद्धता को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा रहा है, उनके लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, बल्कि उनको जागरूकता के स्तर पर लाया जा रहा है कि आप जागरूक होइए, खुद स्वयं उस प्रतिबद्धता को पूर्ति करिए, खुद कार्बन उत्सर्जन कम करिए या ऐसे प्लांट लगाइए जहां से कम कार्बन उत्सर्जित हो। कारण क्या है, रीजन क्या है? अब यहाँ पे जो एनेक्स 1 के देश है, वो एनेक्स 1 के देश इस हेतु प्रतिबद्ध है कि वह सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, ध्यान रखिएगा, सामूहिक रूप से मिलकर के 5.2% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। इसके अलावा नंबर 2, यहां तक तो क्लियर हो गया, इस पर हमने चर्चा भी किया था। नंबर 2 लिखिए, दूसरा पॉइंट, इसी में रहेगा एनेक्स 2 के देश विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, इसे लिखिएगा, प्रदान करेंगे जिससे कि विकासशील देश कम कार्बन उत्सर्जन वाले प्रौद्योगिकी को स्थापित कर सके। इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहां पे देखिए, दूसरी प्रतिबद्धता क्या दी गई? उन देशों को जो विकसित और औद्योगिक देश हैं, उन्हें कहा गया कि आप न केवल 5%, 5.2%,
उत्सर्जन में कटौती करेंगे, उसके साथ ही साथ जो विकासशील देश है उन्हें आप हर साल कुछ न कुछ पर्यावरण के लिए राशि देंगे, सहायता देंगे, अनुदान देंगे, और उस अनुदान राशि का प्रयोग विकासशील देश ऐसी टेक्नोलॉजी को खरीदने में करेगा या ऐसे प्लांट को खरीदने में करेगा, ऐसे संयंत्र को खरीदने में करेगा जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। यानी कि विकासशील देशों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी ताकि उनके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो सके, ऐसे मशीन उपलब्ध हो सके जिससे कम कार्बन उत्सर्जित हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दो चीजें जिम्मेदारी दे दी। जो ट्रंप साहब थे इसी जिम्मेदारी से भाग गए। वो बोले कि हम जो पैसा विकासशील देशों को देंगे कि लीजिए भैया अपने यहाँ मशीन लगाइए कार्बन कम उत्सर्जन करने वाला, तो ट्रंप बोलता है कि हम इस पैसे को विकासशील देशों को क्यों दें, हम इस पैसे को अपने देश में लगाएंगे। हमारे देश में खुद ही इतने बेरोजगार हैं तो हम अपने देश के रोजगार युवाओं पे लगा देंगे उस पैसे का, तो हम ज्यादा रोजगार पैदा कर लेंगे। यानी ट्रंप अपने पर्यावरणीय जिम्मेदारी से भागते हुए अपने देश के युवाओं को सहारा लिया कि हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, इस वजह से हम जो है कि पैसा विकासशील देशों को नहीं देंगे। इसी वजह से ट्रंप पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो जाते हैं। हालांकि जब ओबामा की सरकार थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, तो ओबामा की सरकार पर्यावरण को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव थी। ओबामा की सरकार ने पर्यावरण में पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हो चुके थे, साइन भी कर दिए थे ओबामा कि हम पेरिस एग्रीमेंट में शामिल है, और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी इन्वायरमेंटल चेंजिंग को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे थे, खासतौर से पेरिस एग्रीमेंट, कि ओबामा पर्यावरण में पेरिस एग्रीमेंट में शामिल होकर के क्योटो प्रोटोकॉल से जो बाहर हुआ था अमेरिका, उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सरकार बदलती है, पार्टी बदलती है, नया व्यक्ति आता है, और नए व्यक्ति आते ही जब ट्रंप साहब चुनाव में थे, उसी दौरान हम क्लास ले रहे थे, तो हमने उसी समय चल भी रहा था मामला 2015-16 के आसपास, तो हमने बताया भी था कि ये ट्रंप अगर आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं ये, और रिपब्लिकन पार्टी का ये एक नीति रही है कि वो पर्यावरण को लेकर के कोई इश्यूज नहीं मानते, वो पर्यावरण को कोई समस्या नहीं मानते, वो पर्यावरण से हमेशा बाहर रहेंगे। तो हमने पहले ही बता दिया था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनता है तो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर होगा। ठीक वैसा ही होता है, ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं और अपने आप को पेरिस एग्रीमेंट से बाहर कर लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या बात किया गया, यहाँ बात किया गया कि जो औद्योगिक और विकसित देश है वो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देंगे, पैसे देंगे, जिससे कि यहाँ पे विकासशील देशों में ऐसे टेक्नोलॉजी लाए जा सके, ऐसे मशीन लाए जा सके जिससे कम से कम पर्यावरण कार्बन निकले, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो। ये क्या किया गया NH 2 के देश। उसके अलावा तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या बात किया गया है, इसको भी ध्यान रखिए। देखिए इस सब चीजों को खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये सब चीजें आपको किसी बुक वगैरह में मिलने वाली नहीं है। सब बहुत काम चीजें बता रहे हैं जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम देगा, समझ आपकी विकसित करेगा। सारे इश्यूज को आपको यही समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण को लेकर के जो विकासशील और विकसित देशों के मध्य जो डिस्प्यूट है आखिर क्यों है। डिस्प्यूट यहाँ पे हम बताते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइए कि डिस्प्यूट क्यों है। ये डिस्प्यूट न केवल सिर्फ यहाँ पे नजर आता है, आपको कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे नजर आएगा जहाँ पे दो खेमे में पूरी दुनिया बढ़ जाती है। एक खेमा होता है विकसित देशों का, दूसरा खेमा होता है विकासशील देशों का। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे जब पढ़ा जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज्यादा ब्राड हो जाएगी। तब आप लोगों को समझ में आएगा पूरी दुनिया की चीजों को, एक एक बैठक को, उस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है, इसको भी आप पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक में क्या हो सकता है, किस देश का नजरिया क्या होगा। इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, सभी देशों के अलग अलग जो पार्टियां हैं, अलग अलग जो व्यक्ति हैं, उनके नजरियों को जानने का प्रयास करते हैं, उनके संबंध, आर्थिक संबंध या उनके राजनीतिक संबंधों की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करते हैं, और इसी नजरिए और पृष्ठभूमि पर आगे के फ्यूचर में क्या संबंध हो सकते हैं या कैसे रिलेशन बन सकते हैं उसका निर्धारण किया जाता है। क्योंकि जो जितने भी ह्यूमैनिटीज जो साइंस आते हैं, जो ह्यूमन साइंस के जो सब्जेक्ट है, मानवीय जो विषय है, वहां पे अनुमानों के माध्यम से काम किया जाता है। साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, नेचुरल साइंस नहीं है साइंस में कि CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग किए जा सकते हैं। यहाँ पे मानवीय स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मानवीय स्वभाव जैसे कि कोई व्यक्ति, मैक्सिमम व्यक्ति, आज हमें पिज्जा पसंद है तो ये संभव नहीं है कि हमें लास्ट टाइम तक, मरते दम तक हमें पिज्जा ही अच्छा लगे। हो सकता है 1-2 साल के बाद हमें पिज्जा के बजाय बर्गर अच्छा लगने लगे, तो हमारा मानवीय स्वभाव क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन ऑक्सीजन शामिल है, तो ये मरते दम तक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ही शामिल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब कार्बन के साथ नाइट्रोजन मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वो नेचुरल साइंस है जो फिक्स है, जहां पे एक बार चीजें प्रूव करके बता दी गई तो कभी भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन जब मानविकी साइंस में आते हैं तो ये चीजें बदलती हैं।
हमारे स्वभाव बदलते हैं। तो सबसे ज्यादा टफ माना जाता है मानविकी साइंस। जो नेचुरल साइंस है वो बहुत ही आसान माना जाता है कि एक बार जो सिद्धांत बन गए तो जल्दी नहीं बदलते हैं, नहीं ही बदलते हैं। लेकिन मानविकी साइंस हमेशा बदलते रहते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस मानविकी साइंस पे खरा उतरने का प्रयास किया जाता है, किसका अनुमान, किसका जो पूर्वाग्रह है वो कहाँ तक सही होता है ना। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे जब IR को पढ़ेंगे तब। और IR हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि IR हमारा बहुत ही प्रिय विषय रहा है IR। और हमने जब शुरुआत किया था फर्स्ट टाइम कोचिंग पढ़ाना, जब हमने शुरू किया तो वो दिल्ली के बच्चे थे, वहां पे हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे IR को, ताकि वहां पे मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में IR। फिर आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से IR को लोग पढ़ते हैं। अभी तो फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं इन सब चीजों को, पहले इसे जल्दी जल्दी हमें एंड करना है। तो तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तीसरे नंबर पे देखिए, इसी में लिखिए उत्सर्जन कटौती में तीसरे नंबर पे जो Annex 2 के देश हैं, Annex 2 के देशों को अपने व्यक्तिगत रूप से, सॉरी अपने मत लगाइएगा, ऐसे लिखाइएगा, व्यक्तिगत रूप से प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब यहां देखिए, जैसे कि मान लेते हैं सामूहिक रूप से, तो हम लोगों ने देखा कितना तक निर्धारित था, 5.2% सामूहिक रूप से सभी देश कर सकते। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी बात किया गया कि फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गया, इन सब देशों की बात किया गया कि आप व्यक्तिगत स्तर पे अपने देश में कार्बन उत्सर्जन का एक टारगेट रखिए कि हम हर साल अपने देश में 5%, 7%, 8% कितना हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। ये प्रयास किया गया Annex 2 के देशों के तहत, जो हमने बताया जिनका ट्रांजिशन पीरियड से जो नहीं गुजरे हैं, सीधे सीधे विकसित अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके लिए कुछ टारगेट दिए गए। जैसे कि शुरू में जब टारगेट दिया गया था तो कई सारे देशों का अलग अलग टारगेट है। यूरोपीय यूनियन का टारगेट था 7% था, यूरोपीय यूनियन के देश व्यक्तिगत रूप से मिलकर के 7% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। ऐसे अलग अलग देशों के टारगेट तय कर दिए गए कि आप व्यक्तिगत रूप से कम करिए। तो यानी दो टारगेट तय किए गए, एक तो टारगेट तय किया गया व्यक्तिगत रूप से, एक टारगेट तय किया गया सामूहिक रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से टारगेट कहाँ तय किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से टारगेट तय किया जाता है Annex 2 के देशों के द्वारा, और सामूहिक रूप से टारगेट कहाँ तय किया जाता है, Annex 1 के देशों के द्वारा। अब Annex 1, Annex 2 आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में हमने बता दिया, तो समझ रहे होंगे क्या बातें की जा रही। तो ये उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता के तहत 3 पॉइंटों को लाया गया, जहां पे अलग अलग बातें की गई। सामूहिक रूप से प्रतिबद्धता की बात की गई, व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्धता की बात की गई, और Annex 2 के देशों की यह प्रतिबद्धता दी गई कि आप विकासशील देशों में निवेश करिए, इन्वेस्ट करिए, उनको पैसा दीजिए, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन में उनके द्वारा भी कमी लाया जा सके। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलिए फिर आगे के लेक्चर हम लोग यही से शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा यही से शुरुआत करेंगे, फिर आगे